हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और वायरल पेपर के साथ, यानी क्लास 12 फिजिक्स का एक और महत्वपूर्ण पेपर लेकर हाजिर हूँ। ऐसा ही पेपर आपको 6 मार्च को देखने को मिलने वाला है आपकी बोर्ड परीक्षा में, यानी फिजिक्स का सेम टू सेम पेपर आएगा ऐसा ही। तो आज आपको इस पेपर को अंत तक मेरे साथ सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद बताना है कमेंट में कि कितने नंबर का आपने सही किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। अब जितना हो सके उतने पेपरों को सॉल्व कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है पेपरों को सॉल्व करना। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और समय भी, यानी आपके 3 घंटे में आप पेपर को हल कर पा रहे हो कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक प्रैक्टिस के लिए पेपर लगाना अब बहुत ज़रूरी है। तो पेपर आज हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा, ठीक है। बाकी ये सब पेपर नंबर है और पेपर सेट नंबर है। और भौतिक क्या होगा 2025 भौतिक विज्ञान, और 6 मार्च का 6 मार्च के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट होने वाला है और पूर्णांक कितने अंक का 70 अंक का होगा। नोट में प्रारंभ में 15 मिनट आपके लिए परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। और बाकी यहाँ पर निर्देश और भी दिए हुए हैं, जिसमें क्या होंगे आपके 5 खंड होंगे, खंड आ, बा, सा और दा। और खंड आ में क्या होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड बा में अति लघु प्रश्न होंगे, ठीक है, अति लघु प्रश्न होंगे और भी कितने अंक का 1 अंक का। और खंड सा में लघु उत्तरीय, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 2 अंक के होंगे। और खंड दा में भी लघु उत्तरीय सेकंड होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में बटेंगे, तो ये भी कितने अंक का होगा 3 अंक के होंगे। और लास्ट होगा या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 5 अंक के होंगे, ठीक है। और प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ लास्ट में दिए होंगे, ठीक है। तो अब देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं अपन खंड आ से। तो खंड आ में क्या है, पहला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा है। इस आपके ऑप्शन होंगे 931 MeV, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 102 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सही आंसर होगा इसका 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका सही आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है परंतु समान आकार के रासायनिक गुण रखते हैं, वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। आपने पढ़ा होगा कि समस्थानिक और समस्थानिक और संभारक, तो वे तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसका उल्टा कर दो कि जिसके परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो क्या कहलाते हैं, समभारक कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो गया समस्थानिक हो जाएगा। फिर अगला है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो एक फॉर्मूला होता है N बराबर C, क्या होता है, N बराबर C बटे V होता है, ठीक है। क्या होता है, C बटे V होता है, N बराबर C बटे V। C क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और V क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किस माध्यम की बात करें, कांच के लिए, तो हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक कितना है 1.5 दे रहे हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V हमें ज्ञात करना है, तो V बाहर निकाल सकते हो। V बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटे 1.5 कहाँ जाएगा, नीचे, तो क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे ऊपर हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी V बराबर 2 × 10⁸ आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। फिर अगला है, प्लांक नियतांक की विमा समान है बल गुणे समय के या बल गुणे दूरी के। तो और देखिए ऑप्शन में अगला ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर देखोगे कि बल गुणे चाल के और बल गुणे दूरी गुणे समय के। सही आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें था, क्या आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बल गुणे दूरी के समान होता है, ठीक है, उसको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है, तो ऊर्जा, संवेग, आवेश या द्रव्यमान। तो किसके, आवेश के क्या होता है, संरक्षण के परिणाम स्वरूप होता है। फिर अगला प्रश्न है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व, ठीक है, क्या हो जाएगा,
10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है। कुंडली में संचित ऊर्जा होगी। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या क्या दिया हुआ पहले वो देखते हैं। तो आर कितना दे रहे हैं, 10 ओम, ठीक है। और एन क्या है, हेनरी स्वप्रेरकत्व क्या होता है, एल कितना दे रहे हैं, 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व है। और वी कितना दे रहे हैं, 50 वोल्ट, यानी वी कितना है, 50 वोल्ट है। तो हमें क्या निकालना है कि संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एक यू बराबर 1/2 LI²। ठीक है, क्या होता है, कुंडली में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हमें, एल तो दिया है हमें, लेकिन आई नहीं दे रहे हैं। तो क्या करें हम, तो आपने एक ओम का नियम पढ़ा होगा, आई बराबर क्या होता है, V/R। तो V कितना है इसमें, 50 है, R कितना है, 10 है, काट दोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ इस फॉर्मूले में रख देंगे U बराबर 1/2, L का मान कितना है, 10 है, और I का मान कितना आ गया, 5। तो 5 का स्क्वायर यानी 5 25 हो जाएगा। तो हम लोग काटना चाहो तो यहाँ से इसको काट सकते हो, 2 से 5 बार काटो, 25 50 25 75 25 5 125 हो जाता है। ऐसे नहीं 125 जूल हो जाएगा, 5 बार कटेगा तो 125 जूल, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यानी ये पहला कि 125 जूल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र के, यानी खंड बाह्य। और प्रत्येक प्रश्न ये भी कितने अंक के होंगे, 1 अंक के होंगे। इसमें अति लघु प्रश्न होंगे। तो सबसे पहला क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो आइए हम इस पर लिखते हैं। तो पहले क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो मान लीजिए कोई चुम्बक है, ठीक है, पहले से आप सब समझ सकते हैं कि कोई चुम्बक है, ठीक है, ये चुम्बक मान लेते हैं, NS ध्रुव मान लेते हैं। कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के परितः कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए NS एक है, चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक चुंबकीय सुई लाएं, अगर कोई एक चुंबकीय सुई कोई भी हो, कोई चुंबकीय सुई लाएं, तो क्या करता है, इस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण क्या करता है, एक निश्चित दिशा में आकर ये क्या कर जाती है, घूमकर क्या करती है, ठहर जाती है। तो एक वह क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहला सकता है। यानी अगर आप लिखना चाहो तो परिभाषा कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पर लिखोगे कि किसी चुम्बक के परितः वह क्षेत्र, जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित किया या कह सकते किया जाता है या होता है, एवं जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है। क्या कहलाता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसे आप लिख सकते हो कि किसी चुंबक की परितः वह है जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी कि उस चुंबकीय सुई उसके पास लाते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, आरोपित होता है, जिसके कारण वह एक निश्चित दिशा में आकर ठहरती है, वो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इतना आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैराड धारिता की संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो हम खाका देखते हैं आंसर कि 2 वोल्ट, यानी V कितना दे रहे हैं, 2 वोल्ट है। ठीक है, V कितना है, 2 वोल्ट है। और क्या है, 10 माइक्रोफैराड, यानी क्या है, धारिता, यानी C कितना है, 10 माइक्रोफैराड। तो माइक्रोफैराड से फैराड बनाने के लिए क्या करें इसमें कि 10 × 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाएगा, फैराड बन जाएगा। ठीक है, क्या निकालना है इस पर, स्थितिज ऊर्जा, यानी क्या निकालना है, U निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है U बराबर 1/2 CV²। तो 1/2 C का मान कितना है, 10 × 10⁻⁻6 और B कितना है, 2 वोल्ट, 2 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा।
तो आप काटना चाहो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा और 2 का गुणा 10 में होगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 गुणे 10 की घात माइनस के 6। या आप लिखना चाहो तो 2.0 गुणे 10 की घात माइनस के 5, ठीक है, क्या हो जाएगा जूल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इतना आप लिख सकते हो। फिर क्या है, एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है तथा अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं कि समझते हैं। ऐसे देखते हैं कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी गा का है क्या, अवतल लेंस की प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होती है आर, और प्रत्येक पृष्ठ की है तो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है 30 सेमी है। ठीक है, तो अवतल लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या यानी सभी दूरियां किस में नापी जाती हैं माइनस में, तो माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी है R1 या कह सकते हैं प्रत्येक पृष्ठ की R1 और दूसरा पृष्ठ क्या 2 पृष्ठ होंगे तो ये भी कितनी होगी 30 सेमी, 30 सेमी, तो कितनी हो जाएगी R1 R2 कितनी हो जाएगी 30 सेमी है। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या है इसके लिए क्या दे रहे हैं 1.5, तो 1.5 है, तो इसकी क्या निकालना है हमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो आपने एक लेंस मेकर का फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/f बराबर क्या होता है कि n-1 क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। 1/f ने ज्ञात करना है हमें, n कितना है 1.5 माइनस 1, त्रिज्या कितनी है माइनस के 30 माइनस 1/30, 30 क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, माइनस के हैं, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप लिखोगे कि कितना बचेगा 0.5 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, आप हल करना चाहो तो आ जाएगा आपका कि इस पर ले लोगे आप क्या एलसीएम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम लेने पर आपका हो जाएगा। एक बात और होती है कि अवतल लेंस के लिए R1 माइनस होती है और R2 प्लस होती है, तो क्या होती है यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वैसे कि वैसे, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 -1। ठीक है, तो यह कितने कि 0.5 गुणे क्या हो जाएगा -2/30 हो जाएगा कि नहीं 2/30 हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 0.5 गुणे -2/30, पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा एक 0 और जाएगा, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 10/, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 10/300 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/f बराबर -10/300। चाहो तो आप 0 भी यहाँ से यहाँ काट सकते हो, 1/, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 1/f बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करोगे तो 30 का 1 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। ठीक है, ऐसे कर सकते हो कि 30 f बराबर कितना 10। ठीक है, कितना हट जाएगा सीधा 30 बच रहा है कि 1/30, तो कितना हो जाएगा f बराबर 30 आ जाएगा, डायरेक्ट नहीं आ जाएगा 30, आपका f का 1 में गुणा हो जाएगा 30 का s में हो जाएगा, तो डायरेक्ट 30 आ जाएगा, माइनस के 30 आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। क्या होगा, किसी लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आप लिख सकते हो कि किसी लेंस की क्षमता यानी किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी की क्या होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होती है। यानी ये लिख दीजिए कि P बराबर क्या होता है 1/f होता है, ये किस में होती है मीटर में होती है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता यानी क्या लिखते हैं P, लेंस की फोकस, लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम यानी व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं कि प्रतिलोम के बराबर यानी व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो P बराबर 1/f, P होगी लेंस की क्षमता, F होगी फोकस दूरी हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है कि फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध लिखिए। तो फोटोन की ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है, तो समझते हैं क्या होता है फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। तो एक फॉर्मूला होता है इनके लिए, फोटोन की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध के लिए P बराबर
ई बटे सी। ठीक है, क्या होता है P बराबर ई बटे सी। जहाँ बात करें ई क्या होगी आपकी, ये हो जाएगी ऊर्जा, P क्या होगा आपका जो संवेग होगा, और C क्या होगा निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। फिर अगला क्या है, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय चाल के पदों में लिखिए। तो क्या होगा देखिए कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय पदों की चालों में क्या होगा। तो आप लिख सकते हो कि इसका एक व्यंजक होता है कि E बराबर बी एल स्क्वायर ओमेगा बटे 2 होता है। या आप ऐसे लिख सकते हो उसे कि 1/2 यानी वही E बराबर 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये ओमेगा क्या है आपका कोणीय वेग है, ओमेगा क्या है कोणीय वेग है, और ई है आपका विद्युत वाहक बल, और बी चुंबकीय क्षेत्र, बाकी तार की उसकी लंबाई हो जाएगी, एल लंबाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोणीय पदों की चाल में। तो बी बराबर ई बराबर क्या हो जाएगा, या 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, या वैसे बी एल स्क्वायर ओमेगा बटे 2 लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि एक यानी खंड 7 स्टार्ट हो जाएगा और 2 अंक का प्रश्न होगा। एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 3 मीटर, क्षेत्रफल 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर तथा प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। तो आइए समझते हैं। तो समझने के लिए क्या करेंगे, पहले आप देखोगे कि दिया क्या है, क्या पदार्थ का क्या लिखना है, एक चालक के पदार्थ की विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जानते हो कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहा जाता है। तो यहाँ पर दे रहे हैं कितना, दिया क्या है वो देख सकते हैं कि दिया है, तो देखोगे कि दिया क्या है कि लंबाई कितनी दे रहे हैं, एल 3 मीटर दे रहे हैं। ठीक है, 3 मीटर है। क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं, क्षेत्रफल यानी कह सकते हैं आप ए कितना है 0.02 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको मीटर स्क्वायर बना सकते हो, तो कितना हो जाएगा 0.02 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3, तो 2 में होगा कितना 6 हो जाएगा, 10⁻⁻6। प्रतिरोध यानी आर कितना दे रहे हैं 2 ओम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि रो बराबर क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर क्या होता है, या कह सकते हो कि आर बराबर, पहले पढ़ा होगा प्रतिरोध, और आर बराबर क्या होगा रो इंटू एल बटे ए पढ़ा होगा। अगर हम इसे रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध के पदों में लिखें तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटे एल हो जाता है। ठीक है, आर ए बटे क्या हो जाता है एल हो जाता है। तो आपने एक चीज़ और पढ़ी हो कि विद्युत चालकता वैसे आप जी से लिख सकते हो, लेकिन क्या पढ़ा है कि विद्युत चालकता यानी रो बराबर 1/2 क्या होती है रो विशिष्ट प्रतिरोध, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, विशिष्ट चालकता विद्युत चालकता, तो रो बराबर ये सिग्मा के बराबर क्या हो जाएगा 1/रो हो जाएगा। तो आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 1/रो, और रो की जगह क्या लिखोगे अब आर ए इंटू एल लिखोगे, तो एल कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो हम क्या करोगे मान रख दो, एल का मान कितना है कि 3 मीटर, आर का मान कितना है 2, और ए कितना है 0.02 गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो आप जब इसको हल करते हो तो आपका कुछ 7.5 कुछ निकल कर 10⁻7 निकल कर कुछ आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यानी ओम इनवर्स आपका कुछ ये आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना है, करके देख लेना एक बार, तो ये आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके लिए दहली आवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। तो ये समझते हैं कार्यफलन क्या होता है ओमेगा कार्यफलन, और एच न्यू जीरो क्या होता है, और डब्ल्यू बराबर एच न्यू जीरो होता है। तो कार्यफलन दे रहे हैं, तो कार्यफलन यानी ओमेगा कितना दे रहे हैं 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वोल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसमें 2.5 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा न्यू जीरो। आपको क्या निकालना है दहली आवृत्ति निकालना है। एच प्लांक की नियतांक होता है, इसका अपना खुद का मान होता है, यानी एच बराबर क्या होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है। तो आप रख सकते हो कि फॉर्मूला बना लोगे आप, तो यहाँ पर जो एच कहाँ जाएगा वो ओमेगा के नीचे, यानी न्यू बराबर क्या हो जाएगा डब्ल्यू बटे
h हो जाएगा। ठीक है, तो W कितना है 2.5 गुणन 10 की 2.5 इंटू 1.6 गुणा 10⁻के 19 h 6.6 गुणे 10⁻के 34 इतना आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर इसका क्या करोगे आप, इसको हल करोगे तब तो कितना आ जाएगा कि 0.606 गुणे 10⁻15 हार टच इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, तो देखिए इतने प्रश्न आपको करते चलना है। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब देखते हैं, अब क्या है, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। देखेंगे हम कि नंबर 1, तो अगर लिखना पड़े तो किस पर निर्भर करता है, नंबर 1 लिख देंगे कि चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई पर तो अगर मान लेते होता क्या है कि यह चालक की लंबाई की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर नंबर 2 की बात करें तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम और बात करें तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर, यानी क्या कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर, यानी क्या ऐसा होता है कि जो प्रतिरोध होता है वो श्रांति काल के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की। इस प्रश्न को थोड़ा कैसा होगा कि थोड़ा बड़े में लिखना होगा, थोड़ी इसकी भाषा थोड़ी बड़ी है, लेकिन अब हम समझ सकते हैं। समझने के लिए आप लिख सकती हो कि हाइगेंस के अनुसार क्या है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यानी हाइगेंस द्वारा क्या बताया गया था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में चल सकती हैं। यानी ये जो भी प्रकाश है जिस भी स्रोत से निकलता है तो वो सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से, प्रकाश का वेग क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से भी चल सकती हैं। तो यानी सिंपल सी बात कि हाइगेंस द्वारा बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सर्वव्यापी माध्यम किसकी, ईथर की कल्पना की। किसकी, ईथर की कल्पना की। और यह माना कि ये सबसे कैसा है, भारहीन तत्व है। कैसा है, भारहीन है और यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत ही कम अर्थात इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक होती है। इसी कारण इस प्रकाश तरंगें ईथर में बहुत अधिक वेग यानी कह सकते हैं कि वेग से चल सकती हैं। और जब ये प्रकाश तरंगें किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है। तो आपको केवल क्या लिखना है कि क्या पहले पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि इनके अनुसार क्या होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में, तरंगों के रूप में। प्रकाश कैसा चल रहा है, तरंगों के रूप में चल रहा है। और तरंगों के संचरण की यानी तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर किसकी, सभी संभव दिशाओं में चलती हैं। वो चलती किस वेग से, प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से भी चलती हैं। और हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि प्रकाश तरंगों के लिए क्या है, एक माध्यम की आवश्यकता, संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने किसकी कल्पना की, ईथर की। ईथर क्या बताया कि ये कैसा है, भारहीन तत्व है। यानी क्या है, भारहीन तत्व है। और ये क्या करता है, इसमें जो ये प्रत्येक पदार्थ में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। यानी प्रत्येक पदार्थ में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। और बताया कि इसका घनत्व भी बहुत कम होता है। यानी घनत्व क्या होता है, घनत्व कम होता है। घनत्व क्या होता है, इसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। प्रत्यास्थता, ठीक है, प्रत्यास्थता अधिक होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसी कारण ये तरंगें बहुत ही अधिक वेग से चलती हैं। और ये तरंगें किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख पर जब पड़ती हैं तो हमारी रेटिना पर पड़ती हैं तो हमें क्या होती है, तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। और इस सिद्धांत के लिए जो अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाई क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो आपको ऐसे लिखना है और भी देख लीजिएगा, आपने नोट्स तो बनाए होंगे तो देख लेना उसमें से। फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, यानी यहाँ से चलेंगे अब खंड
दाग की तरफ। अखंड दाग में प्रश्न नंबर 4 है जो कि 3 अंक का होगा। और 3 अंक में पहला प्रश्न क्या होता है कि व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है, आइए वो जानते हैं। तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है कि पढ़ा हुआ कि जब मान लीजिए कोई दो समान आवृत्ति की तरंगें, ये मान लीजिए दो तरंगें हैं, ये सब जो समान आवृत्ति की तरंगें, जिनकी आवृत्ति क्या है, समान है, और जिनकी आयाम भी क्या हो, समान हो, यानी आवृत्ति समान, आवृत्ति और आयाम क्या हो, समान हो। जब दो तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति और आयाम समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, क्या करती है, एक माध्यम में निकलती हैं, तो क्या होती है, इनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से क्या करती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि क्या होती हैं कि जब कैसे लिखोगे कि जब कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनके आयाम क्या हो, समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर क्या होती है, माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, माध्यम की जहाँ भी पड़ेंगी तो माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की, प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, उन तरंगों की अलग अलग क्या होंगी, अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, न्यूनतम, और कुछ स्थानों पर क्या हो जाएगी, अधिकतम होगी। जिन स्थानों पर न्यूनतम होगी उन स्थानों को क्या कहा जाएगा, विनाशी व्यतिकरण, और जिन स्थानों पर अधिकतम होगी वो क्या कहला जाएगा, संपोषी व्यतिकरण। इतना आप लिख सकते हो। क्या होगा कि जब कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनकी आयाम समान हो, जब एक साथ किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से क्या होती है, कुछ भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, यानी लगभग शून्य हो जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर अधिकतम हो जाती है। तो जहाँ पर न्यूनतम होगी वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा, जहाँ पर अधिकतम होगी वह संपोषी व्यतिकरण होगा। अगर इसके लिए शर्तों की बात करें तो शर्तें क्या लिखनी है, थोड़ी भाषा बड़ी होगी, आप लिखते चल रहे हैं। तो पहले क्या होता है कि दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। पहला, कला संबद्ध। दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए, यानी दोनों तरंगों के बीच कालांतर क्या हो जाना चाहिए, समय के साथ नियत होना चाहिए। और दूसरा क्या होगा कि दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, यानी तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए, बराबर। तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों तरंगों के तरंग दैर्घ्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरे में याद रखना है आपको कि आयाम बराबर होने चाहिए। अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम बराबर होने चाहिए। और अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, संकीर्ण। क्या होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए, ठीक है, संकीर्ण होना चाहिए। तो आप इतने पॉइंट आप लिख सकते हो कि कला संबद्ध क्या होना चाहिए, यानी दोनों प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंग दैर्घ्य कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और उनके आयाम क्या होना चाहिए, अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम बराबर होने चाहिए। और अच्छे व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए, बहुत इनके जो प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी की गणना करनी है। तो देखिए आपको यहाँ पर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यानी आपको परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयोजन की फोकस दूरी की डेरिवेशन को आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अभी तक नहीं आता है डेरिवेशन सिद्ध करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में यानी जो आई बटन में लिंक दे दूंगा उसको देख लेना। मैंने बहुत अच्छे शानदार तरीके से इसको कराया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है, 20 सेमी है। इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव्य में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और कांच के लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है। तो इसमें क्या करोगे आप कि जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 1/f बराबर क्या लिखोगे, 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2 फॉर्मूला लगाओगे और इसको आप इससे आप सिद्ध कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो, जैसे भी मैंने एक सवाल करा चुका हूँ।
यहाँ पर n की जगह आप लिख सकते हो कि यहाँ पर 2 अपवर्तनांक दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लिख सकते हो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक पड़ा होगा। तो यहाँ पर किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव के सापेक्ष किसका डुबो जैसे यहाँ पर, और कांच का अपवर्तनांक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप लिख सकते हो कि Ag बट्टे, ऐसे लिख सकते हो कि E बट्टे L, यानी पहला लिखोगे कांच के लिए दिया है एक, तो ये क्या होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक लिक्विड। तो इस n की जगह केवल आपको क्या लिख देना है कि J लिख देना है, यानी यहाँ पर एक हो जाएगा आपका ऊपर एक कांच का कितना है 1.5 हो जाएगा बट्टे 1.3 हो जाएगा, ठीक है, ये रख देना है, और माइनस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी जगह आप यहाँ पर लिख देना है a लिख देना है, बाकी R1 R2 देखना है, बाकी फोकस दूरी क्या है आपको लिखना है, और R1 R2 बराबर मान लेना है, तो आपको R निकाल लेना है, ठीक है। तो ये निकल आएगा, इससे इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। फिर ऐसे अगला है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 20 सेमी स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 25 न्यूटन प्रति कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आप इसकी क्या करना है, गणना करना है, तो इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको हल कर लेना है। फिर देखना है आपको कि फिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाली बल के व्यंजक का निर्धारण करना, यानी कूलाम का नियम। क्या करना है, कूलाम का नियम, यानी क्या होगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर को आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। फिर क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है 5×10⁻⁷ मीटर की फोटोन की ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए देखो एक सूत्र होता है, इसके आप निकाल सकते E बराबर hc बटे लैम्डा। आप इसमें रख दोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। और के लिए निकला क्या है, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी, तो ई क्या हो जाती है फोटोन की ऊर्जा, सी एच प्लांक नियतांक, जिसका मैं मान बता चुका हूँ कितना होता है कि 6.6×10⁻⁴, सी का मान 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और लेमडा का मान दे रहे हैं 5×10⁻⁷ मीटर, तो आप यहाँ पर रख दोगे, इसका मान निकल कर आ जाएगा। फिर देखिए श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करती है, इसको निकालना है। फिर वैद्युत संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम इम्पोर्टेंट हैं, दोनों नियम को ज्ञात करना है। फिर क्या है, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 144 सेमी है तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेमी है, तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, ठीक है, तो इसको निकाल लेना है। फिर देखिए अगला है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का उपयोग करते हुए प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट समझिए, इसको जरूर हल कर लेना है। फिर अगला देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 खंड, इसमें क्या है कि गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए, इसकी सहायता से अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट है, एक ना एक अनुप्रयोग आएगा गॉस प्रमेय का, तो इसको निर्धारित करना है, यानी ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो इसको निकाल लेना है। फिर अगला देखिए, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाना है। फिर है अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि न्यूमेरिकल है 60 अंश अपवर्तनांक वाले के लिए, ठीक है। फिर क्या है, पतली झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रतिरूप की व्याख्या करना है, 5 अंक का हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है, उपचय और अपचय ट्रांसफार्मर में अंतर का उल्लेख करना है। फिर एक और न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, इसको आप हल कर सकते हो। फिर लास्ट होगा आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित की नामांकित चित्र द्वारा फिर भागों की वर्णना करना है। इम्पोर्टेंट है, ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तैयार करना है। तो इतने प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।